हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 133 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1206 से 1707 तक, उसके सेकंड यूनिट के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और सुदृढ़ीकरण। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, इससे पहले मैं इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज के क्वेश्चन में हम तुर्कों की भारत में विजय के बाद जो राजनीतिक परिणाम आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, तुर्कों की भारत विजय के बाद राजनीतिक परिणाम की विवेचना कीजिए। तो जब तुर्क भारत में आ गए थे, उन्होंने अपनी सल्तनत बना ली थी, दिल्ली को राजधानी बना लिया था। फिर उसके बाद उनके जो राजनीतिक वो जीत चुके थे, विजय मिल गई थी उन्हें, और फिर उसके बाद उसके राजनीतिक परिणाम क्या निकले थे, उन्होंने किस तरह से अपनी सल्तनत का प्रसार किया था और उसको मजबूत बनाया था। तो इस क्वेश्चन में हम उसी के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे भारत में तुर्कों की विजय के कारण भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला परिवर्तन है हमारा राजनीतिक परिवर्तन। तो राजनीतिक परिवर्तन भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हमारा केंद्रित राजनीतिक संस्थाएं। तो केंद्रीकृत राजनीतिक संस्थाएं बनाई थी जो तुर्क थे। उनसे पहले के समय में सामंती और बहुकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था चलती थी, मतलब कि अधिकार जो होते थे अलग अलग लोगों के पास होते थे, बहुकेंद्रित होते थे, किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होते थे। लेकिन जब जो तुर्क थे भारत में आ गए थे, उन्होंने अपनी सल्तनत स्थापित कर ली थी, तो उस समय पर उन्होंने केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था अपनाई थी, जिसमें सारे अधिकार जो होते थे राजा के पास होते थे, राजा के पास असीमित अधिकार होते थे। तो केंद्रीकृत राजनीतिक संस्थाओं में या तो व्यवस्था में यही बताया जाएगा, और इतना ही लिखा है। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट है हमारा एकता व्यवस्था। तो एकता व्यवस्था क्या होती थी, एकता व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इस व्यवस्था की वजह से सल्तनत सफल हुई थी। एकता व्यवस्था जो थी वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से जो तुर्कों का शासन था वो अच्छे से सफल रहा था भारत में। तो इस व्यवस्था को सल्जूकों ने अपनी अब्बासी क्षेत्रों में अपनाया था। अब्बासी मतलब कि तुर्की में ही अपनाया था। सल्जूक जो थे वो भारत में आए थे। जो सल्जूक होते थे वो तुर्की के रहने वाले लोग होते थे, और जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने वहां के जैसी व्यवस्था, वहां पर एकता व्यवस्था चलती थी, तो उसी व्यवस्था को भारत में भी अपनाया। तो इस व्यवस्था के अनुसार जो राजा के अधिकारियों को राजस्व एकत्रित करने तथा सेना और घोड़ों के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी। अब जो राजा के कुछ अधिकारी होते थे, उनको वो टैक्स भी इकट्ठा कर सकते थे, उनके अंडर में सेना होती थी, घोड़े होते थे, और वो इन सब चीजों के लिए उनको कुछ भूमि दी जाती थी कि ताकि वो अपनी सेना का रख रखाव कर ले, घोड़ों को रख सके वहां पर, तो इसलिए उनको भूमि दी जाती थी। ये अधिकारी मुक्ति कहलाते थे, इन अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था। अब तुर्कों से पहले भूमि अनुदान प्राप्त करने वालों को स्थायी मालिकाना अधिकार प्राप्त था या फिर हासिल था। तो ऐसा ये जो व्यवस्था थी ये पहले की थी, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता था जो व्यवस्था इन्होंने अपना रखी थी कि घोड़ों के लिए और सेना के लिए जमीन दी जाती थी कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को, और उन्हें मुक्ति कहते थे। लेकिन जो तुर्कों ने व्यवस्था अपनाई, एकता व्यवस्था, उसमें उन लोगों के पास जो अधिकारी होते थे, जिनको भूमि दी जाती थी, उनके पास मालिकाना अधिकार नहीं होता था। जबकि पहले की जो व्यवस्था थी उसमें इन्हीं लोगों को, इन्हीं अधिकारियों को मालिकाना अधिकार दे दिया जाता था। जैसे कि उनकी पुश्तैनी भूमि हो गई, उनको भूमि दे दी जाती थी। अब उनकी जितनी भी पुश्तें आती जाती थी वही उस भूमि को अपना बना लेती थी और उनके अंडर में आ जाती थी, वो बस उसको टैक्स पे करती थी। लेकिन जो तुर्क थे उन्होंने इस व्यवस्था को हटा दिया, और उनके पास जो अधिकारी होते थे उनके पास कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता था, बल्कि वो राजाओं पर डिपेंड रहते थे। लेकिन एकता के अंतर्गत इनका स्थान परिवर्तन होता रहता था, मतलब जो अधिकारी होते थे उनको परिवर्तित कर करके दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाता था, और साथ ही साथ उनसे पूरा हिसाब लिया जाता था। और फिर राजा जो होता था वो उनको अपनी मर्जी से जो देना चाहता था, उनकी एक परमानेंट सैलरी वो उनको दे देता था एकता व्यवस्था के अंदर। अब एकता व्यवस्था अनुदान प्राप्त करने वालों को केंद्रीय सत्ता पर निर्भर बना देती थी। किस तरह से निर्भर बना देती थी? जो राजा होता था
वही उनको सैलरी देता था। तो इसलिए उनको जो है सारा जो भी अनुदान इकट्ठा करते, सॉरी, जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे वो राजा को देते थे, फिर उसके बाद राजा उन्हें पैसा देता था उनके रहने के लिए। लेकिन पहले वाली राजनीतिक प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। राजा, राणा और ठाकुर देश में एकता नहीं बना सके। तो पहले वाली जो व्यवस्था थी उसमें जो अधिकारी होते थे उनको मालिकाना अधिकार दे दिया जाता था, और इस वजह से वो खुद को वहां का राजा समझने लगते थे, खुद को वहां का सरदार समझने लगते थे, और इसी वजह से एकता नहीं बन पाती थी। लेकिन तुर्कों ने ऐसा नहीं किया। तुर्कों ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रशासन किया, मतलब कि पूरे भारत को अपने अंडर करने के बाद पूरे अखंड भारत को अपने अंदर करके उस पर प्रशासन किया था। किसी को भी मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया था उसकी भूमि का, चाहे वो उस जगह पर रह रहा हो, लेकिन उसके पास मालिकाना अधिकार नहीं होता था, वो राजा पर ही डिपेंड होता था। स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने ये काम मुख्य नगरों एवं बड़े व्यापारिक मार्गों को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाकर किया। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, मुख्य नगर होते थे, उन सभी को उन्होंने दिल्ली जो सल्तनत थी उसके अंडर लेकर आ गए थे, और वो सभी जो व्यापारी होते थे, जो दिल्ली सल्तनत के लोग होते थे, उनको उनके अंडर रहकर काम करना पड़ता था और राजा पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। इस व्यवस्था ने 2 महत्वपूर्ण काम किए। पहला निरंकुश राज्य के लिए आधार उपलब्ध कराया। दूसरा, कृषि के अतिरिक्त उत्पाद को एकत्रित करने का साधन भी बनाया गया। तो ये था हमारा एकता व्यवस्था के बारे में। अब थर्ड पॉइंट है एकता व्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट हमारा राजनीतिक परिवर्तन, उसके 2 पॉइंट थे, केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, और दूसरा था एकता व्यवस्था। अब हमारा सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे आर्थिक परिवर्तन। तो आर्थिक परिवर्तन में हम देखेंगे जो तुर्क थे, तुर्की में नगर परंपरा चलती थी, वहां पर शहर बनाए जाते थे। तो तुर्की जो थे भारत में भी नगर परंपरा को लेकर आए, जिसकी वजह से गांवों से अतिरिक्त उत्पाद भूमि करों के रूप में नगरों में पहुंचने लगा। भूमि के जो कर लिए जाते थे उसके रूप में जो है सारे जो सामान होते थे वो नगरों में पहुंचाए जाते थे। शहरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तुर्क अपने साथ रहट और चरखे को लेकर आए। रहट से कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायता मिली। इस तरह नगरों का महत्व बढ़ने लगा। तो इस तरह से जो नगर थे वो नगर बनने लगे, और कृषि व्यवस्था जो थी वो अच्छे से चलाई जाने लगी। तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा, चरखा और रहट लाया गया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, दक्षिण एवं सुदूर दक्षिण के प्रति अलाउद्दीन की नीति की व्याख्या। सो ये क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।